नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। जब आप पैसे कमाते हैं तो उस पैसे पर टैक्स भी देना होता है, लेकिन आप इस टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं अगर आपकी टैक्स प्लानिंग हो परफेक्ट। तो आज टैक्स गुरु में हम आपको देंगे टैक्स प्लानिंग की टिप्स, साथ ही उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो आपने हमें भेजे हैं। और आज आपकी मदद करने वाले जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल, जो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। स्वागत है मुकेश जी। सबसे पहले अब मैं बताती हूँ आज के शो का फोकस क्या रहने वाला है। अगर परिवार में है टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले एक से ज्यादा लोग, तो कैसे हो सकती है टैक्स की अधिकतम बचत। आय हो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से कम, तो किस उपाय से कम कटेगा आपका टीडीएस। और जिनकी इनकम होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो क्या उन्हें भी भरना होगा आईटी रिटर्न। इन तमाम सवालों को रखेंगे मुकेश जी के सामने। लेकिन सबसे पहले मुकेश जी, वैसे तो हम टैक्स गुरु में हमेशा ही अपने दर्शकों को बताते आए हैं कि उन्हें टैक्स प्लानिंग वित्त वर्ष की शुरुआत में ही कर लेनी चाहिए, लेकिन आज हम कुछ ऐसे पहलुओं की चर्चा करेंगे जो आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते। पहला सवाल ये है कि अगर किसी परिवार में टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं, तो कुछ ऐसे उपाय बताइए ताकि ज्यादा टैक्स बचत हो सके उस परिवार में। आपने जैसे बताया कि एक परिवार में एक से ज्यादा जब टैक्स पेयर्स हो, रिटर्न्स ज्यादा भरते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल हो, उनकी वाइफ हो, एचयूएफ हो, उनके पुख्त उम्र के बच्चे भी हो, सन या डॉटर, तो ये 3, 4, 5 अगर एसएससीज या टैक्स पेयर्स हो, तो उस केस में 80C में कई बार हम देखते हैं कि या तो स्पिलओवर ऐसे हो जाता है कि भाई एक केस में आपने 2.5-3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, दूसरे केस में आप 50,000 पे अटक गए, और ये आपको ध्यान में आता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो उस टाइम पे आपकी लिक्विडिटी पर प्रेशर आ जाता है। तो बेस्ट चीज ये है कि जब अप्रैल महीने की शुरुआत होती है, तब जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है उसको बैठ के ये तय कर लेना चाहिए कि भाई मेरे फैमिली में जैसे हमारे 4 रिटर्न्स भरते हैं, तो 1.5 लाख गुना 4 माना 6 लाख के इन्वेस्टमेंट्स या एलोकेशंस करने हैं, तो हम कैसे करेंगे। अब जैसे प्रोविडेंट फंड है, वो तो सैलरी के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो फिक्स्ड अमाउंट है, बट कई अमाउंट्स ऐसे हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, या तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के कॉन्ट्रीब्यूशंस, या तो बच्चों की ट्यूशन फीस। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, उसमें इनकम टैक्स की सेक्शन 80C में उसके प्रोविजंस ये हैं कि आप ये अमाउंट इंडिविजुअल अपने आप के केस में, या तो अपने स्पाउस या चिल्ड्रन के केस में, या तो अगर एचयूएफ है तो एचयूएफ अपने कोई भी मेंबर के केस में ये कर सकता है। तो उसके ध्यान में रखते हुए आप तय कीजिए कि आप इंश्योरेंस प्रीमियम कहां भरेंगे, ट्यूशन फीस कहां भरेंगे, आप पीपीएफ का अमाउंट इन्वेस्ट कहां करेंगे, क्योंकि पीपीएफ में भी आपको ख्याल रखना है कि पीपीएफ के भी नियम हैं जिसके आधार से आप अगर माइनर के केस में पीपीएफ जमा कराते हैं, तो माइनर और उसके गार्डियन दोनों में कंबाइंड होके 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो प्रियंका जी, दीज आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ द गेम। तो उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक वर्ष की शुरुआत में हमें तय कर लेना चाहिए, ताकि देर आर नो स्पिलओवर्स एंड देर आर नो शॉर्टफॉल्स, एंड यू फील दैट बैंग ऑन यू हैव हिट द बुल्स आई। यानी डुप्लीकेशन ना हो, इसलिए एटीसी की एफिशिएंट प्लानिंग कीजिए। लेकिन एटीसी का ही भाई हुआ मुकेश जी 80D, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ चेकअप के डिडक्शन दिलवाता है, तो इसके बारे में भी समझाइए, इसका फायदा कैसे उठाया जाए। आपको ध्यान में रखना है कि 25,000 इज द इंडिविजुअल डिडक्शन लिमिट। अब कई केसेस में आप 25,000 से अगर ज्यादा प्रीमियम भरते हैं, तो देन you can split that premium between the individual, wife and even the HUF. अब कई केसेस में जॉइंट फैमिली में आप रहते हो, तो आपके साथ अपने माता पिता, पेरेंट्स, एजेड पेरेंट्स भी हो। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स की खुद की टैक्सेबल इनकम नहीं है और उनको कोई इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलने की संभावना नहीं है, तो ऐसे केस में आप श्रवण की भूमिका आप बजा सकते हैं। यू कैन टेल योर पेरेंट्स कि भी आपका प्रीमियम मैं भरूंगा। अच्छा, ये करेंगे तो
पेरेंट्स तो खुश होंगे ही होंगे, पर आपको इसमें एक सेपरेट डिडक्शन मिलता है, क्योंकि 80D में डिडक्शन आपके खुद के लिए भी है, आपके पेरेंट्स के प्रीमियम के लिए भी आपको डिडक्शन है। मुकेश जी, अगला सवाल हमारे दर्शकों का है जो हमें लगातार लिख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी की सालाना आय टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन उस पर टीडीएस कट जाता है और इस वजह से उन्हें टैक्स रिफंड के लिए रिटर्न फाइल करना होता है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे उनका टीडीएस ना कटे? जैसे बैंक डिपॉजिट के मामले में कई लोग फॉर्म 15G और 15H भरकर फायदा उठाते हैं। कई केसेस में समझ लीजिए कि किसी को 5 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम है, इज अ रिटायर्ड पर्सन, 5 लाख की इंटरेस्ट इनकम है और कुछ नहीं है उसका, तो उस पर क्या होगा कि इट इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम। एट 10% बैंक तो काट लेगी 50,000 रुपया, आप 15G 15H तो दे नहीं सकते हैं। तो आपको एक्चुअली मान लीजिए कि आप 80C या 80D का कोई डिडक्शन नहीं भी ले रहे हैं, तो भी आपको खाली भरना होगा 12,500 रुपये का टैक्स, क्योंकि 2.5 लाख का एग्जम्पशन, उसके बाद 2.5 लाख पर अभी तो इस साल ओनली 5% का रेट है। अब 12,500 आपको भरना है, आपका कट गया टैक्स 50,000, तो आपको ये चिंता सताती रहेगी कि मेरे को 37,500 रुपये का रिफंड लेना है। तो इसके लिए एक बहुत असरकारक एक उपाय है, और आप ये कर सकते हैं कि साल की शुरुआत में ही आप इनकम टैक्स की सेक्शन 197 की तहत एक जो इसके लिए एक फॉर्म है, वो फॉर्म आप टीडीएस के जो अथॉरिटीज हैं उसको आप पेश कर सकते हैं, फॉर्म 13, और वो फॉर्म 13 में आप बताएं कि भाई मेरी 5 लाख की आय पर मेरा जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो खाली 2.5% का होता है, और ये 10% का टैक्स अगर कटेगा तो ये दैट इज नॉट फेयर। तो यू कैन आस्क फॉर अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑफिसर फॉर डिडक्शन एट अ लोअर रेट। तो लोअर रेट के डिडक्शन का जो आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका आपको बहुत फायदा रहेगा, और ये जो रिफंड की परेशानी की और या उलझन है उससे आप बच सकेंगे। तो फिर ध्यान रहे, सेक्शन 197 के तहत फॉर्म नंबर 13 भरना होगा इसके लिए आपको। अब रुक करते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ, और हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हमारे पहले दर्शक जोहेर खेरीवाला। नमस्ते जोहेर, बहुत स्वागत है आपका। मुकेश पटेल जी हमारे साथ हैं शो में, आपकी मदद करेंगे, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैम मैं एक्चुअली एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ 100% डिसेबिलिटी के साथ, और मैं ATU में क्लेम करता हूँ 1,25,000। अभी मेरी वाइफ भी है, वो भी 100% डिसेबल्ड है, और उनका जो एनुअल इनकम है वो 2,40,000 है, तो वो ATU का क्लेम नहीं करती है। तो क्या मैं 80DD के अंदर उनको डिपेंडेंट दिखा के 1,25,000 का एडिशनल एग्जम्पशन क्लेम कर सकता हूँ? और उसके लिए मुझे क्या एक्सपेंडिचर के सभी रिसीट संभालने होंगे, या जितना भी एक्सपेंडिचर होगा इतना ही डिडक्शन मिलेगा, या पूरा 1,25,000 का बेनिफिट मिलेगा? जोहेर जी, आपकी जो स्ट्रेटेजी है प्लानिंग की बिल्कुल सही है। आप खुद, बिकॉज यू आर इन अ टैक्सेबल ब्रैकेट, आप 80U का डिडक्शन लीजिए। आपकी वाइफ की इनकम, शी इज ऑल्सो ब्लाइंड बट हर इनकम इज बिलो द टैक्सेबल लिमिट, तो उनके केस में 80U लेने का कोई फायदा नहीं है। अब सेक्शन 80DD जो है कि जहां आपका कोई डिपेंडेंट है इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ डिसेबिलिटी, उसके केस में उसके लिए आपको जो खर्च उठाना पड़ता हो उसके लिए आपको ये 1,25,000 का डिडक्शन मिल सकता है। तो 1,25,000 आप 80U में आप अपने केस में लीजिए, 80DD में आपको 1,25,000 का और डिडक्शन मिलेगा। अब आपने भी सही इसका बिल्कुल अर्थघटन किया है, क्योंकि 80DD में एक CBDT का बहुत ही उपयोगी सर्कुलर भी इस विषय पर है, जहां स्पष्टता की गई है कि ये जरूरी नहीं है कि 1,25,000 का डिडक्शन लेने के लिए आपको 1,25,000 खर्च करना पड़ा हो। अगर आपने कुछ भी खर्च किया हो, माना इवन इफ यू हैव मेड अ स्मॉल एक्सपेंडिचर, और आपके जो डिपेंडेंट हैं वो ये कंप्लीट डिसेबिलिटी से सफर करते हैं, तो आप उनके केस में उसके लिए आप 80DD का डिडक्शन ले सकते हैं। तो
कीप सम एविडेंस दैट यू हैव मेड द एक्सपेंडिचर। इसके लिए पूरा 1/25 का आपको कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पंकज ध्रुव जी ने हमें ईमेल के जरिए भेजा अपना सवाल। पंकज जी सीनियर सिटीजन हैं, इनकी आय पेंशन के साथ साथ बैंक फिक्स डिपॉजिट के ब्याज से होती है। पंकज जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें हर तिमाही एडवांस टैक्स चुकाना होगा, और ये भी समझना चाह रहे हैं मुकेश जी कि क्या वो सेक्शन 80C और 80D के अलावा कन्वेंस अलाउंस जैसी छूट ले सकते हैं या नहीं। कोई भी सीनियर सिटीजन हो जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन की, माना धंधा या व्यवसाय की कोई आवक नहीं है, उसकी आय नहीं है, तो उसके केस में उसको एडवांस टैक्स भरना जरूरी नहीं है। तो ही कैन पे टैक्स ओनली एट द टाइम ऑफ सेल्फ असेसमेंट। अब उनका जो दूसरा क्वेश्चन है कि 80C 80D के सिवा मुझे और क्या मिल सकता है। भैया आपको इंटरेस्ट इनकम है तो 80 TTA जो सेविंग्स बैंक अकाउंट का 10,000 तक का इंटरेस्ट है वो आप जरूर इसको क्लेम कर सकते हैं। हालांकि कन्वेंस अलाउंस को भूल जाइए, वो तो जब आप सैलरीड एम्प्लॉय थे उसी को कन्वेंस अलाउंस वगैरह के एग्जम्पशंस मिलते हैं। आपको इतना ही डिडक्शन मिल सकता है आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से कि आपने ये इंटरेस्ट की इनकम कमाने के लिए कोई सीधा खर्च किया हो विच इज रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ द इंटरेस्ट, तो वो आपको डिडक्शन मिल सकता है। उसके सिवा आपको कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। यहीं पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जिन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होती है इनकम, उन्हें टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत है या नहीं, इस सवाल के जवाब के साथ अभी हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल बने हुए हैं अहमदाबाद से। मुकेश जी, इन दिनों लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारियां कर रहे हैं और इससे जुड़े सवाल भी हमारे पास लगातार पूछ रहे हैं। इनमें से कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जिनकी इनकम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होती है, जिस पर टैक्स छूट मिलती है, क्या ऐसे लोगों को भी टैक्स रिटर्न भरना है? प्रियंका जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि इसी असेसमेंट ईयर 2017-18 से एक नया प्रोविजन जो अमल में आ रहा है, जिसको 2016 के फाइनेंस एक्ट में पास किया गया था, वो ये है कि सेक्शन 139 के 6th प्रोविजो में ये कहा गया है कि जो 2.5 लाख की आपकी आम एग्जम्पशन लिमिट है उसको ध्यान में रखने के लिए अब तक हम हमारी ग्रॉस टोटल इनकम का ही बेस लेते थे। माना कि जो टैक्सेबल इनकम है उसी को लेते थे और बिफोर डिडक्शंस अंडर 80 फैमिली। अब आम तौर पे जो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट इनकम्स हैं उसको हम कभी भी ध्यान में लेते नहीं थे। पर अब सरकार ये चाहती है कि भाई आपने बाजार में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कमाया हुआ है जो सेक्शन 1038 में एग्जम्प्ट है। आप माने कि भाई जैसे एग्जांपल मैं दूं, आपकी 2 लाख की टैक्सेबल इनकम है, दैट्स द ओनली इनकम, 2.5 लाख से कम है। आपने 1.5 लाख रुपया कैपिटल गेन्स पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के तहत कमाया हुआ है, जिस पर आपको टैक्स भरना नहीं है, पर वो 2 लाख और ये 1.5 लाख कुल मिला के 3.5 लाख हुआ, जो 2.5 लाख की लिमिट से ज्यादा है। इसलिए आपको टैक्स भरना है 0, पर रिटर्न अगर नहीं भरा तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। माना रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा ऐसे तमाम केसेस में। और अब आईटी रिटर्न से जुड़े कुछ लोगों के सवालों को शामिल करते हैं। अनुज कुमार गुप्ता जी मेरे साथ फोन लाइन पर नवी मुंबई से जुड़ रहे हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। मुकेश पटेल जी हैं, आपकी समस्या का समाधान देंगे, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार पटेल साहब। और मैं पहले तो प्रियंका जी का और पीएनबी आवाज का आभारी हूँ कि उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे हमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मेरा सवाल है कि मैं एक इंजीनियर हूं और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता हूं। मेरी सैलरी इनकम 9 लाख है और फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम 2,40,000 है, और मैं स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ा के 1,60,000 एनुअली कमा लेता हूं।
तो सर मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो कि 2017-18 असेसमेंट ईयर के लिए मुझे कौन सा ITR फाइल करना है। दूसरा, ट्यूशन इनकम को अदर सोर्स इनकम में दिखाना है या इनकम बाई प्रोफेशन में दिखाना है। मैं अपने इंजीनियरिंग प्रोफेशन का यूज ट्यूशन में नहीं करता हूं क्योंकि मैं स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। और मेरे लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है क्या, क्योंकि मेरी ट्यूशन इनकम 1,20,000 से ज्यादा है। बिल्कुल। अनुज जी, आपके सवालों का जवाब देते हुए सबसे पहले मैं पीछे से शुरू करूं ताकि ITR का सिलेक्शन आपके लिए क्लियर हो जाए। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है या समझ है कि भाई मैं मेरे इंजीनियरिंग के नॉलेज को यहां कहीं भी उपयोग में लेता नहीं हूं, मैं स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, इट इज डेफिनेटली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट इज नॉट योर प्रोफेशनल इनकम। ऐसे भी शिक्षण देना, वो जो ट्यूशन की इनकम है, इट इज ऑलवेज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इट कुड बी इनकम फ्रॉम बिजनेस अगर आप ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं तो, पर आप प्राइवेट ट्यूशंस करते हैं इसलिए इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको इसके लिए बुक्स रखने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। और हालांकि आपको बिकॉज यू हैव नो बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम, आपकी इनकम जो है वो सैलरी और अदर सोर्सेज है। आप ITR 1 भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। गाजियाबाद से अरुण कंचन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी रिटर्न फॉर्म के बारे में ही जानना चाहते हैं। नमस्ते अरुण जी, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार मुकेश जी, मेरा सवाल ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में पार्ट ऑफ द ईयर के लिए मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई था और उसके बाद मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट, मेरी सिंगल सोर्स से इनकम जो नोशनल 50 लाख है उससे ज्यादा है, तो मुझे कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और उसकी मेरे रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या होगी, नंबर 1। और दूसरा मेरा सवाल है कि क्या मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना और उनको ऑडिट कराना मैंडेटरी है कि नहीं। जी अरुण जी, आपको जो आपने ITR के बारे में जो बात की, तो आपको मेरे विचार से ITR 4 भरना चाहिए, क्योंकि यू आर कैरिंग आउट अ प्रोप्राइटरी, आप उसको प्रोफेशन गिनो, बिकॉज यू आर अ कंसल्टेंट। आपका बैकग्राउंड ये मैं मानता हूं कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, सो यू विल बी इन द नेचर ऑफ बिजनेस कंसल्टेंट, माना कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और ये जो आपकी इनकम है, अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना तब जरूरी होगा क्योंकि यू हैव अ चॉइस। अगर आप जो एक प्रोफेशनल्स के लिए सेक्शन 44ADA करके है, जो लास्ट ईयर से वो इम्प्लीमेंटेशन में आई हुई है, आप उसका लाभ लेके अगर आपकी जो रिसीट है उस पर आप 50 लाख से रिसीट कम है तो आप ये, बिकॉज यू नो आपने 60 लाख, आई थॉट यू हैव गिवन बाय वे ऑफ एग्जाम्पल, अगर 50 लाख से रिसीट कम है और आप 25 लाख 50% से ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं, तो आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना या ऑडिट कराना जरूरी नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, 60 लाख से ज्यादा, आपने माना 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखना जरूरी है और ऑडिट कराना भी जरूरी है। पर इसको प्रोफेशन गिने तो, अगर आपकी कंसल्टेंसी इज इन द नेचर ऑफ अ बिजनेस एंड नॉट अ प्रोफेशन, कमीशन इनकम वगैरह के तौर पे है, तो आपको 44AD के प्रोविजंस लगेंगे। 2 करोड़ की टर्नओवर लिमिट, 8% का प्रॉफिट, यू विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि इनकम टैक्स के नियमों के तहत टूरिस्ट गाइड प्रोफेशनल माने जाते हैं या नहीं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल बने हुए हैं। दिल्ली से गोपाल शर्मा जी के सवाल को शामिल करते हैं। गोपाल एक टूरिस्ट गाइड हैं और इन्हें ट्रैवल एजेंसियों से पेमेंट मिलती है, लेकिन कुछ ट्रैवल एजेंसियां 10% TDS काटती हैं तो कुछ 1%। गोपाल समझना ये चाहते हैं कि TDS की सही दर क्या है और वो इनकम टैक्स के नियमों के तहत प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। मुकेश जी, गोपाल जी की समस्या दूर कीजिए। टूरिस्ट गाइड का जो आपका एक्टिविटी है वो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के तहत
इट इज अ बिजनेस, इट इज नॉट अ प्रोफेशन। क्योंकि नोटिफाइड प्रोफेशंस जो हैं सेक्शन 44AA में, उसमें टूरिस्ट गाइड का समावेश होता नहीं है, इसलिए आप बिजनेस कर रहे हैं। अब आमतौर से बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में 194C के तहत 1% का टीडीएस होना चाहिए। हालांकि 194J जो है प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज, कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये इसको टेक्निकल सर्विसेज के तहत लेते हुए इस पर 10% का टीडीएस लगना चाहिए। पर 10% का टीडीएस भले लगे तो भी आपके केस में ये बिजनेस इनकम होगी और आप अपनी इनकम को 44AD, जिसका अभी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया, वो दिखाते हुए आप 8% या ज्यादा अगर आपका नेट प्रॉफिट दिखाते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की या ऑडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके केस में स्क्रूटिनी भी नहीं होगी। आप इत्मीनान से आराम से अपना टैक्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ मुकेश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। टैक्स गुरु में हमें दीजिए यही इजाजत, लेकिन अपने सवाल भेजते रहिए SMS के जरिए या फिर ईमेल भी कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। बस सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें जरूर भेजें। तो इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।